नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो ख़त्म किया था वो किया था रिगार्डिंग द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म किया था रिगार्डिंग द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये दोनों वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियोस आप देखोगे ना तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, फील आएगा कि हाँ हम क्या समझ रहे हैं, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में भी उनको कवर अप करने वाली हूँ, बट डिटेल में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना दिया हुआ है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो सेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है बोहर से एटॉमिक मॉडल से, ठीक है। तो बोहर जी ने हमें उनका एक एटॉमिक मॉडल दिया था, बट ये मॉडल कहाँ से आया, कैसे आया, उसके पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जहाँ पे हमने एक पॉइंट पे टॉपिक लीव कर लिया था, दैट इज़ रदरफोर्ड, ठीक है। कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो जो उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो उनके ड्रॉबैक्स को कैसे कवर अप किया बोहर जी ने और उनके मॉडल को कैसे मॉडिफाई किया वो अपन देखने वाले हैं। बट इन दोनों के बीच में, ठीक है, पहले हमें ये देखना है कि रदरफोर्ड जी के मॉडल में प्रॉब्लम थी क्या ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि वो समझेंगे तभी जाके हमें वो क्लियर होगा। हालांकि वो लेक्चर्स हमने कवर अप कर लिया, आपको आइडिया भी होगा, बट ठीक है, इस लेक्चर में थोड़ा सा हम वो सारी चीज़ें ब्रशअप कर लेते हैं ताकि ये लेक्चर आपको मज़ेदार लगे। तो जी हाँ, मैं आपके टिकट सपना आडवाणी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थियरी। सो क्या थे ड्रॉबैक्स? बेसिकली दो ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड थियरी के। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड थियरी या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके, नॉट थियरी, एक्चुअली उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। और बेसिकली देखा जाए तो इनके एक्सपेरिमेंट को तो खैर वाहवाही मिलनी चाहिए, मिली भी थी, सीधी सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूक्लियस क्या होता है वो पता नहीं था, ठीक है। सिर्फ इतना पता था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पर फिर उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में उन्होंने बताया कि जो एटम है, ठीक है, वो एटम का जो मास है, ठीक है, जो प्रोटॉन रहेगा वो इस जगह पे मौजूद रहेगा सेंटर में, और बाकी जो रहेगा वो दैट इज़ कम्प्लीटली एटम होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें तो हैं वो हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो अपने को ऑलरेडी पता है। जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस का साइज़ होगा, रेडियस मतलब कि दिस मच, ठीक है, बस इतना ही। तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और जबकि एटम का, अगर मैं यहाँ से ही एटम का साइज़ ले लूँ, ठीक है, तो द एटॉमिक रेडियस, यहाँ साइज़ ऑफ एटम जो है वो 10⁻10 मीटर। तो आप देख लीजिए कि कितना अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 10⁵ टाइम्स का अंतर है। अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो दैट मीन्स कि 1 लाख जितना, ठीक है, डिफरेंस निकलता है एटम की साइज़ में और न्यूक्लियस की साइज़ में। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो रूम है ना, यहाँ जैसे अगर हम लोग ये देखते हैं कि क्रिकेट का जो पूरा पिच होता है ना, पूरा ओके मैदान, तो वो जो क्रिकेट के मैदान में, ठीक है, जो टेनिस बॉल है वो आप रख दीजिए और वो पूरा मैदान जो है वो एटम हो गया। समझ सकते हो, ठीक है, कितना डिफरेंस है न्यूक्लियस में और एटम के पूरे उसमें, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते होंगे। ओके, तो अभी जब विजुअलाइज करो आंखें बंद करके, जो मैं कह रही हूँ कि पूरा जो है वो राउंड पूरा मैदान है, ठीक है। वहाँ पे हमने बीच में टेनिस का बॉल रखा हुआ है, ठीक है, और कुछ प्लेयर्स जो है वो वहाँ पे आउटर साइड पे वो रनिंग कर रहे हैं, प्लेयर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो रनिंग कर रहे हैं। तो कैसा हो गया, कितना वाइड गैप आ गया। तो ये वाइड गैप विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस हमें रदरफोर्ड जी ने बताया था। तो इसके लिए न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हम बोले तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड जी ने की थी, और वही आगे हम लोगों को बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर दे रही है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि रदरफोर्ड जी का पूरा एक्सपेरिमेंट गलत था ना, काफ़ी हद तक उन्होंने सही बताया था। देखिए लाइक एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स ना, ठीक है, तो बहुत अच्छा बताया था, बट कहीं कहीं उनसे गलतियाँ हो गई। अब क्या गलतियाँ हुई, तो पहले हम गलती की बात करते हैं, दैट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाए थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बेटा कि इनकी थियोरी के पहले, ठीक है, मैक्सवेल जी ने एक थियोरी उन्होंने दी थी जो उस टाइम पे काफ़ी सही साबित हुई थी और अभी भी है बाय द वे, ठीक है। तो वो थियोरी क्या थी कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है, अगर वो घूमेगा, वो घूमता रहेगा
तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो गिर जाएगा। ओके, जैसे कि आप समझो कि आप स्कूल में जा रहे हैं और आपको जो है वो पीटी सर कह रहे हैं कि आपको है ना ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, ठीक है, तो आप चक्कर लगा रहे हो सकता है कि कोई बच्चा जो होगा वो 5वें में भी एनर्जी ख़त्म हो गई, ठीक है, ग्राउंड पे नीचे ना लोथ-पोथ हो जाएगा, कोई 10 पे होगा, कोई 4 पे होगा। दैट मीन्स इसका मतलब आप विजुअलाइज़ करो कि कोई भी चीज़ में, ठीक है, जब वो घूमती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और निकलेगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब उसमें तो कोई एनर्जी रहेगी नहीं है, वो फॉल डाउन हो जाएगी। बात समझ आई? प्रैक्टिकली ये चीज़ हम कर सकते हैं ना, हमारे आसपास चीज़ें देखी हैं हम लोगों ने। अब यही चीज़ जो थी वो यहाँ पे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो मैक्सवेल जी ने उनसे ये सवाल पूछा, ठीक है, कौन? मैक्सवेल। ओके, मैक्सवेल जी ने उनसे ये कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। वी नो ना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब वो रिवॉल्व करेगा तो बट ऑब्वियसली वो अपनी एनर्जी को लॉस कर लेगा। ओके, तो जब लॉस कर लेगा तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा बेटा? वो फॉल डाउन हो जाएगा। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। फॉल डाउन इन न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोलैप्स हो रहा है न्यूक्लियस और इसका, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, एटम तो चला गया, क्योंकि एटम क्या है, एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जब वो ही कोलैप्स हो गया, वो न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर एटम एग्जिस्ट कहाँ से करेगा? बट प्रैक्टिकली तो हमको पता है कि एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आज आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो सालों से है ना, ठीक है। आज मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये सालों से मेरे पास मार्कर्स हैं, आपके पास रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट आपके घर में जो भी चीज़ें देखो तो वो सालों से वैसी की वैसी है। और देखो बेटा, हमको ये तो पता है ना कि हर एक मैटर जो होता है वो बनता किससे है? एटम से बनता है। 9th की बात है, ये अपने को पता है, ठीक है, दैट ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, पता ही है। अब एटम अगर प्रेजेंट है, जो हम 9th के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, तो इसका मतलब कि सालों साल, सदियों साल ही होना चाहिए, और वो है भी, तभी तो हमारी अर्थ अभी तक अवेलेबल है। वरना तो पानी में एटम, पानी इज़ अ मैटर, ठीक है, माउंटेन्स जो है वो मैटर है, तो सारे के सारे कोलैप्स हो जाए तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए, एटम ही नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना, ये आंसर जो है वो नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड, ठीक है। और बात तो बिल्कुल सही थी उनकी। तो उसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन ठीक है मूव कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली बेटा, ये मैंने आपको ऊपर से बता रही हूँ डिटेल में, ठीक है, बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। और जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो बट ऑब्वियसली वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी आती है तो चेंज इन द वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है उसका। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर दैट इन रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये बात ना रदरफोर्ड जी ने एडमिट की कि हाँ इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टेशनरी है, वरना वो एक अलग पॉइंट आ जाती। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर डायरेक्शन भी होगा एंड वेलोसिटी भी होगी। डायरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, आज ये सर्कल मैंने बनाया तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन आएगा, ठीक है, पता ही है हम लोगों को। तो उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज भी होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड होगा। तो अगर इस तरीके से हुआ और इस चीज़ को अपन मान के चलते हैं तो सीधी सी बात है, आज ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है समझो इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते 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 एक टाइम पे आया जब इसके अंदर मर्ज हो गया। तो अगर इसको लेके चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका कैसा पाथ आ रहा है बेटा? कैसा पाथ आ रहा है? स्पाइरल पाथ आ रहा है। तो उनके हिसाब से जो पाथ होगा, पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन, वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर स्पाइरल मेथड के हिसाब से, मतलब कि स्पाइरल पाथ, ठीक है, स्पाइरल पाथ। तो ये वाली पॉइंट नहीं जमी, बात समझ आई ना? मैक्सवेल जी ने जो कहा वो चीज़ क्लियर हुआ। और
उनकी इस पॉइंट को अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ लेके चलते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक टाइम तो वो आके यूँ न्यूक्लियस के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, मतलब डिसअपीयर हो गया, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है, बट वी नो दैट एटम्स एग्जिस्ट, मैटर एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टेबिलिटी कैसे है, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये गलती हो गई रदरफोर्ड जी से एक्सप्लेनेशन में, और वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये पहली मिस्टेक समझ आई। अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक पे। इसको लिखना है, लिख दीजिए फटाफट, फिर हम सेकंड मिस्टेक की ओर चलते हैं ना बेटा। सेकंड, अब सेकंड की क्या ड्रॉबैक आया, लाइक ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ओके बेटा, अब देखिए लाइन स्पेक्ट्रा ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, ठीक है, आपको याद होगा, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा किया और एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम लोगों ने किया था। वेल थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। अब ये था कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे तो उनके अंदर ये आया कि अगर हम, ठीक है, हम लोग अगर वाइट लाइट को एक स्लिट में से पास करते हैं और फिर जब वो प्रिज्म में जाएगी, ठीक है, तो प्रिज्म में जाने के बाद वो वाइट लाइट जो है वो अलग अलग तरीके से स्प्लिट हो जाएगी और हम लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा। ये नॉर्मल वाइट लाइट, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विबग्योर का फॉर्म, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये हो गया कंटिन्यूस, ये हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हम लोग रेनबो में देखते हैं, ठीक है, फाइन, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ पे वाइट लाइट की जगह अगर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, चलो गैस वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो उस गैसेस वाले एलिमेंट को हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से उसको गर्म करते हैं, तो गर्म होगा तो बट ऑब्वियसली वो रेडिएशंस लीव करेगा, ठीक है। तो जब वो रेडिएशंस लीव करेगा बेटा, तो उसको अगर हम लोग एक स्लिट से पास करेंगे और वो प्रिज्म में जब जाएगा, तो प्रिज्म में जाने के बाद, ठीक है, वो कुछ लाइंस एमिट करेगा। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, ये तो हमारी बचपन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी हमारी जवानी की बात है। क्या बातें हैं इसके अंदर कि ये जो भी गैस अपन ले रहे हैं, ठीक है, ये गैस से जब हम लोगों ने गर्म किया, आप समझ, आपके पास सिलेंडर है और आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देकर ना, ऐसे बर्नर के थ्रू नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देकर आप उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद जब वो रेडिएशंस एमिट करेगी, तो एमिट करने के बाद जब आप उसको एक प्रिज्म में इंसर्ट करवा रहे हो तो वो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस देगी। बट यहाँ पे ये था कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो कुछ स्पेसिफिक कलर ही दे रही थी, ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक कलर दे रही थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि ये जो है वो हीलियम गैस है, ठीक है, समझ लो कि ये हीलियम गैस है। तो अगर हीलियम गैस को हमने गर्म किया विद द हेल्प ऑफ द, मतलब हमने इसको चार्ज कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जब लाइंस रेडिएशंस पास करेगी, तो पास करने के बाद जब वो प्रिज्म के बाद देखेंगे तो हमको स्पेसिफिक कलर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सही नहीं है, मैं बता रही हूँ, मुझे कलर ध्यान नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल लिख के चलो कि वो ग्रीन कलर का हम लोगों को लाइंस दे रही हैं, सिर्फ ग्रीन कलर, और बाकी अब देखो विबग्योर के अंदर ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, बाकी सारा क्या है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक हो गया। बात समझ आई, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही कलर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट इसी गैस को लेके किया गया, ठीक है, गैस कोई भी है, मैंने अभी हीलियम के साथ बता रही हूँ कि वाइट लाइट जो है, ठीक है, वाइट लाइट जो है वो हम पास कर रहे हैं एक स्लिट में से, और यहाँ पे हम लोगों ने हीलियम का सब्सटेंस लिया हुआ है कुछ भी, और उसके बाद जब यहाँ से वो लाइट निकल रही है और प्रिज्म से पास हो रही है, तो हम लोग को स्क्रीन पे क्या दिखेगा, हम लोग को स्क्रीन पे, ठीक है, हम लोग को स्क्रीन पे ये दिखेगा कि विबग्योर के हिसाब से, ठीक है, सारी की सारी लाइट्स जो है वो दिख रही है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ठीक है, विबग्योर के हिसाब से विब, ठीक है, योर, ये जो जी है ना वो गायब हो गया, ठीक है, जी गायब हुआ, ग्रीन कलर अपने को दिख ही नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हीलियम ने वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ ना, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो वही है, कोई नया चीज़ नहीं बता रही हूँ, बट मैं इसके रिवाइज करूँ ताकि आपको इस थ्योरी के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहे। तो बेसिकली हमने 3 चीज़ें देखी थी, ठीक है, एक हमने देखा था कि सिंपल वाइट लाइट जो बल्ब की लाइट है, सन की लाइट है, ठीक है, उसका पास करोगे प्रिज्म में से आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस चीज़ के लिए तो एग्री हो जा रहे हैं सबके सब, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो इसका वेरिफिकेशन दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई।
दिक्कत तब आई जब हमने स्पेसिफिकली एक एलिमेंट का गैस लिया, और मतलब एक एलिमेंट लिया और उसमें से हम लोगों ने रेडिएशंस पास करवाई। ठीक है, जैसे आपके पास अभी जो घर में ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट जो है वो कोई भी गैस, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, कोई भी पर्टिकुलर गैस से बनी हुई है। ठीक है, तो आप जब लाइट ऑन कर रहे हो तो वो गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो क्या होगा, रेडिएशंस एमिट कर रही है। तो जब रेडिएशंस एमिट करेगी और उसमें से आपने एक रेडिएशन को एक स्लिट में से पास करके प्रिज्म से पास करवाया, तो आपको वो स्क्रीन पे स्पेसिफिक कलर देगी। बताइए समझ में। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कलर कहाँ से आ रहा है, तो दैट मीन्स कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी ना बेटा, वो ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कहीं से मैचिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने लास्ट एक सेशन में एक और चीज़ देखी थी, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, आपको याद होगा। ओके, तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी में हम लोगों को पहले ये पता था कि जो लाइट आती है वो कैसी आती है, वेव बन के आती है। ठीक है, सिंपल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। बट फिर आफ्टर दीज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ये भी पता चल गया था कि जो लाइट है, ठीक है, वो एक्चुअली कंटिन्यूस नहीं है, वो छोटे 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 पैकेट्स में आ रही है। याद है ना, छोटे छोटे से पैकेट्स में आ रही है। तो मैंने बताया था कि वो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, वो लाइट इस तरीके से जाएगी, फिर इस तरीके से गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट्स में जा रही है, कंटिन्यूस में नहीं जा रही है। तो ये अगर थ्योरी, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं सही है, तो सही है, तो बट ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो एब्जॉर्ब भी कौन सी कर रहा है, अपनी ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सबको जाने दे रहा है। जब वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की तरफ जा रहा है और जब एमिशन स्पेक्ट्रा की तरफ जा रहा है, तो वो दिखा भी कौन सा कलर लाए, सिर्फ ग्रीन कलर ही रहा है। ठीक है, जैसे हमारा खुद का एक कैरेक्टर होता है, वैसे इनका भी कैरेक्टर होता है, तो वो वही शो कर रहा है। तो ये वाली जो थ्योरीज थी वो इस पॉइंट को लेकर सही बैठ रही थी। तो चलो समझ में आता है कि वेव जो आई है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग है। तो किसी चीज़ को हम अपने पास रख देते हैं, बाकी सबको जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ें टूटी हुई आ रही है अपने पास, तो हमने रख दिया उसको। बात बिल्कुल सही है। बट इस चीज़ के बारे में जो रदरफोर्ड का एक्सप्लेनेशन था वो मैच नहीं कर रहा था। ओके, तो इसके लिए ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, और मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, या लाइट, कुछ भी। तो लाइट का पार्टिकल नेचर जो है वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ये उनका दूसरा ड्रॉबैक। समझ आया सही से बेटा? ठीक है ना। मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से फटाफट के तौर पे कर लेती हूँ। इनका वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट है चैप्टर का, अच्छे से देख लेना अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेन बोहर मॉडल समझाना है, तो ये जस्ट मैंने एक रिवीजन करवा रही हूँ मैं आपको, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। तो चलो फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इन्होंने हमें नहीं बताया था अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो मैक्सवेल जी के अनुसार कोई भी चार्ज चीज़ होती है तो एक टाइम पे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा, और कोलैप्स हो जाएगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली पॉइंट जो थी वो नहीं एक्सप्लेनेशन हुई अच्छे से। सेकंड पॉइंट अबाउट द स्पेक्ट्रा। ठीक है, कि क्यों हर एक एलिमेंट जो है वो अलग अलग कलर दे रहा है। लाइक सोडियम जो येलो कलर देगा, ठीक है, पोटेशियम है वो आपको वायलेट कलर देगा, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स कैसे दिख रहे हैं हम लोगों को? अगर आना चाहिए, अगर अपन ये सोच के चलते हैं कि जो वेव है, ठीक है, वो चल रही है और जब वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल अपन टेंडेंसी क्या देखते थे बेटा? अपन की टेंडेंसी ये थी कि वैक्यूम से जब लाइट आ रही है तो उनकी स्पीड सबकी सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो सेम होती है, और जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तब वो डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। बात समझ में आज आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब वो डिवाइड हो जाती है तो वो अलग अलग स्क्रीन पे कलर्स दिखता है, वो दिख रहा है हम लोगों को विबग्योर, बहुत सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट दिक्कत तब आई जब हम लोगों ने वाइट लाइट की जगह स्पेसिफिकली एक एलिमेंटल लाइट ली। ओके, एक एलिमेंटल फॉर्म का गैस लिया, जैसे हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नियॉन ले लो। ठीक है, तो जब हमने ये देखा तो उनमें भी तो सेम विबग्योर मिलना चाहिए था ना, बट नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला। एमिशन में उन्होंने वही लाइट को एमिट किया जो उनका कैरेक्टर था, और एब्जॉर्प्शन के अंदर उन्होंने उसी लाइट को एब्जॉर्ब किया जो उनका कैरेक्टर था, बाकी सबको आगे जाने दिया।
तो ये वाली जो पॉइंट थी ना वो रदरफोर्ड के थियरी के साथ मैच नहीं कर रही थी, ये उनकी ड्रॉबैक, समझ आया? ठीक है। अब बेसिकली ऑलमोस्ट कई बुक्स में सिर्फ यही दो ड्रॉबैक्स लिखे जाते हैं, बट तीसरा एक ड्रॉबैक और भी था, ठीक है, जो रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मुझे लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ आपको। मैं इसको रब कर दूँ। ओके, सो बेसिकली he was unable to explain the distribution of electrons। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है कि नहीं, है ना? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी ने ये नहीं कहा कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, ठीक है। थॉमसन जी का अगर हम देखते हैं तो थॉमसन जी ने हमें क्या बोला है कि एटम जब वो न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक जैसे होंगे तो उस हिसाब से एटम न्यूट्रल बनता है। और रदरफोर्ड जी का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उनमें उन्होंने बता दिया कि प्रोटॉन जो है वो बीच में लाइक करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी करता है क्योंकि हर एक एलिमेंट का मास अलग अलग होता है। ये बात समझ में आ गई। तो अगर किसी एक एटम में प्रोटॉन की संख्या 15 है, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का अमाउंट्स भी कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 15 ही होंगे। बट ये 15 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं, किस तरीके से? क्योंकि उन्होंने तो बस अपन को इतना ही स्ट्रक्चर दे दिया, दैट्स इट। और अगर हम इनका वो स्पाइरल वाला बिहेवियर समझें, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया था कि ये हुआ न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। चलो बात समझ में आ गई। बट ये एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऐसे बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, कैसे अरेंज होंगे? ओके, ये वाली चीज़ नहीं बता पाए थे, क्योंकि सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन सोच के, ठीक है, चला गया नीचे, फॉल डाउन हो गया। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि एक एक इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन हो, एक एक साथ भी हो सकते हैं, नहीं तो एक ही करके हो सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, इससे बहुत सारी क्वेरीज आई थी उस दौरान, बहुत सारे क्वेरीज आई थी। तो ये क्वेरीज जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बता पाए कि 15 अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 15 डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। क्योंकि अगर हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो समझो कि ये अपना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो चलो बना दिए हैं, बट वी नो ना कि चार्ज जो है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज मतलब लाइक चार्जेस, तो वी नो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो पता चला कि ये जो है वो इसको धक्का मार रहा है, ठीक है, ये इसको धक्का मार रहा है, ये उसको धक्का मार रहा है, तो आपस में सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो अगर ऐसे धक्का मुक्की होगी तो उसमें भी तो देखा जाए एनर्जी लॉस हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये धक्का मुक्की से ऊंचे नहीं आएंगे तो रिवॉल्व कब करेंगे, बात आई समझ में? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चला था। तो बेसिकली दीज आर द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड थियरी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नॉट थियरी, सॉरी, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। समझ आया? इतना अच्छे से क्लियर हुआ ना? तो चलो बच्चों, पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर हम आगे और बात करते हैं। सो बच्चों, अभी ये जो ड्रॉबैक्स हमने देखे रदरफोर्ड जी के, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए, उनको मॉडिफाइड करने के लिए नील बोहर जी आए थे और 1913 में उन्होंने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए, और उनके मुताबिक उन्होंने जहाँ जहाँ पे रदरफोर्ड जी का वो जो हम कह रहे हैं कि नहीं बता पाए थे स्टेटमेंट्स और करेक्शन नहीं कर पाए थे, उन जगहों पे जो बोहर जी उन्होंने करेक्शन किया और रदरफोर्ड जी के मॉडल को बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट नहीं करने दिया। तो क्या था उनका, हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। So basically in 1913 Neil Bohr gave some modifications to improve Rutherford's model, Rutherford's atomic model, by using प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी हमने पहले डिस्कस कर ली है बेटा, ठीक है ना। जो पार्टिकल नेचर पर ने बात की थी ना कि वेव जो आती है वो मतलब जो लाइट आती है उसका वेविक नेचर तो होता ही है, बट पार्टिकल नेचर भी होता है।
तो वो पार्टिकल नेचर को लेकर, ठीक है, रदरफोर्ड जी के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको मॉडिफाइड किया, इम्प्रूव किया, और उन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। अब देखिए, हमें ये तो पता है कि जैसे अभी रदरफोर्ड का पहले बोल देती हूँ मैं कि रदरफोर्ड जी ने कहा था ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट कहाँ, ठीक है, न्यूक्लियस ये रहा, बाकी आप कह रहे हैं कि इतना सारा एटम है, तो वो घूम कहाँ रहा है? क्या न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, न्यूक्लियस से दूर है? आज ये अगर मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है, शायद अगर आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो आप उसको यहाँ पे बना सकते हो ना, ठीक है, कोई और बच्चा यहाँ पे ही बना सकता है। ओके, तो बेसिकली न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होंगे, कहाँ होंगे, कैसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो रदरफोर्ड जी नहीं बता पाए। ओके, बट हाँ, उनका जो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दैट वाज करेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट दिक्कत ये थी कि वो स्पेसिफिकली जगह नहीं बता पाए कि कहाँ, पोजीशन, अगर मैं बोलूँ ना पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड जी, तो उसको करेक्ट किया बोहर जी ने। तो उनका स्टेटमेंट क्या था, आइए देखते हैं हम लोग। क्या था, उन्होंने क्या बोला था? आउट ऑफ द लार्ज सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, थियोरेटिकली, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के दौरान रदरफोर्ड जी ने नहीं बताई थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सो आउट ऑफ द लार्ज सर्कुलर ऑर्बिट्स थियोरेटिकली पॉसिबल अराउंड न्यूक्लियस, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है साइड में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे, ये 1 2 3 मैंने बनाया, आप ऐसे कितने बना सकते हो, और ऐसे न जाने कितने ऑर्बिट्स, ठीक है, अवेलेबल होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, होंगे। बट रदरफोर्ड जी के हिसाब से बहुत सारे होंगे और नील बोहर के हिसाब से कुछ फिक्स वैल्यू वाले होंगे। मतलब क्या है? मतलब उनका कहने का ऐसा है, आउट ऑफ द लार्ज सर्कुलर ऑर्बिट्स थियोरेटिकली पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व on only those orbits which have certain fixed value। ठीक है बेटा, तो उनके बोलने का क्या मतलब था कि सारे के सारे ऑर्बिट पे जो आप बता रहे हो सब में नहीं घूमेंगे, वो उन्हीं ऑर्बिट पे घूमेंगे जिनकी कोई वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। एंड, ठीक है, एंड दोज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम लोग उनको? एनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी लेवल्स। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? मतलब तो वही है ना, फिक्स, ठीक है, बात तो वही हो गई, स्टेशनरी लेवल्स। तो इसका मतलब कैसा हुआ? तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? हम लोग सर्टन वैल्यूज़ के हिसाब से ऑर्बिट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ओके, ये एक फिक्स वैल्यू कंसिडर करता हुआ एक ऑर्बिट होगा, ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट होगा, ये तीसरा ऑर्बिट होगा, ऐसे 4-5 ऑर्बिट, कितने भी होता है ऑर्बिट अवेलेबल हैं, और ये वैल्यूज़ फिक्स है। इसके लिए हर एक ऑर्बिट को उन्होंने नाम दे दिया कि ये ऑर्बिट फर्स्ट है, मतलब एनर्जी लेवल 1 हो गया, एनर्जी लेवल 2 हो गया, एनर्जी लेवल 3 हो गया, ओके। और इनको नाम भी दे दिया था, क्या दिया था? K, L, M, अगर एक और हम बना देते हैं तो N। अब ये तो हम लोगों ने बताया ना बेटा, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था ये वाला चीज़, N = 4, ओके। तो दैट मीन्स कि धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स जो हैं उनकी एक वैल्यू फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हीं फिक्स वैल्यू पे घूमेगा भैया, इन्हीं फिक्स वैल्यू पे ही घूमेगा, ठीक है। ये बीच में जो आप खाली जगह देख रहे हो ना, वहाँ पे नहीं घूमने वाला, क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, वो फिक्स वैल्यू के ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो ये उनके बोलने का मतलब था। और इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया था एनर्जी लेवल्स। क्या नाम दिया था उन्होंने? एनर्जी लेवल्स, यहाँ तो स्टेशनरी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी लेवल्स यहाँ तो स्टेशनरी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल्स को उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में K बोल दिया। K स्टैंड्स फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, ओके, जैसे मैंने लिख दिया। L स्टैंड्स फॉर सेकंड एनर्जी लेवल, M स्टैंड्स फॉर थर्ड एनर्जी लेवल एंड N स्टैंड्स फॉर फोर्थ एनर्जी लेवल। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो बेसिकली
अब इतना दिमाग में पॉइंट क्लियर हो गया कि चलो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वो रदरफोर्ड जी का था ना कि रिवॉल्व करते 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 गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अब देखो ये इस पैरेलल में नहीं जा रहा, ये क्या बोल रहा है, डिस्क्रीट है। बात समझ आई, ठीक है। रदरफोर्ड जी ने एक्चुअली तो हमें कैसे बताया था, उन्होंने ऐसा ही बताया ना कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, वो घूमते 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 यहाँ पे आके घिर जाएगा। और ये बेसिकली कैसा है पाथ, ये पूरा पाथ कैसा है, ये पूरा पाथ है कंटिन्यूस, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। जबकि बोहर जी ने हमें क्या बोला, ना बाबा ना, कंटिन्यूस नहीं है, ये कैसा है, डिस्क्रीट है, ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग पाथ है उनके, कंटिन्यूस नहीं है। इसके लिए हर एक ऑर्बिट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो एक अपना खुद का ही, ठीक है, एक इमेजिनरी पाथ जो है वो बना रहा है। और वो इमेजिनरी पाथ की कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू है, दैट्स वाई दे आर द एनर्जी लेवल्स। बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर दूँ, फिर हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। आ जाओ। सो बेटा नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है ना, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट के दौरान कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज़ कर लेगा, और बेसिकली एनर्जी लूज़ करेगा वो तो ठीक ही है, समझ भी गए चलो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से। बट द पॉइंट इज देयर कि उसमें एनर्जी होगी कितनी जो वो लूज़ करेगा, ठीक है। एनर्जी का कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना, वो वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे बोहर जी ने हमें बताया, तो उन्होंने क्या कहा, दैट इलेक्ट्रॉन्स possess same energy as that of the orbit in which it is revolving। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वही एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी उस ऑर्बिट के अंदर होगी जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। देखो बेटा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि ये वाला जो के है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। तो अब अगर मैं ये बोलूँ एग्जांपल के तौर पे कि इस के का एक एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बता दिया ना, यहाँ पे हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट पे घूमेंगे जिनके पास एक सर्टन फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि समझो कि ये जो न्यूक्लियस के पहले नज़दीक में जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो मान के चलो 13 जूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13 जूल की हो जाएगी। अगर हम ये बोलते हैं कि L है और L में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी तुम मान के चलते हो 4 जूल है, ठीक है। ऐसे अगर हम थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में ये कह रही हूँ कि भाई उसकी जो एनर्जी है वो 1.5 जूल है। बात समझ आई, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस एनर्जी लेवल की जितनी भी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, मतलब 9 से कम होगी, 9 से ज़्यादा होगी, एग्जैक्टली उतनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी के साथ बाइंड हो गया है, ठीक है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई है। तो आज अगर एक दोस्त जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होशियार है तो दूसरा वाला दोस्त भी क्या होता है, उसका रह के होशियार हो जाता है, उतनी एनर्जी उसमें आ जाती है। अगर एक दोस्त जो है वो एथलीट है, वो रनिंग उसको बहुत अच्छी आती है, तो दूसरा दोस्त उसको देख के वो भी अच्छे रनिंग कर लेता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो एनर्जी लेवल उस ऑर्बिट की होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, संगत का असर, ठीक है, तो संगत का असर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही एनर्जी को पोजेस करता है, मतलब उतनी ही एनर्जी उसके अंदर होती है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट क्लियर आ गई कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अपने को पता चल सकती है। आगे है ठीक कैलकुलेशंस आगे मैं बताऊंगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ अजम्पशंस बता रही हूँ जो बोहर जी ने हमें बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पोस्टुलेट की ओर, पर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो जस्ट इसको पहले लिख दो 2 को, फिर हम थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं ना। बेटा थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं बोहर जी, थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं दैट while revolving in a particular orbit या particular energy level, in a particular energy level या orbit, okay, electron do not emit energy, okay।
अब ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डू नॉट ईदर एमिट और लूज एनर्जी, ओके, डू नॉट ईदर एमिट और लूज एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जैसे वाला ऑर्बिट है पर्टिकुलर, ठीक है, सपोज सेकंड ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को लूज़ नहीं कर सकता है, ओके, डू नॉट एमिट और लूज़ एनर्जी, तो वो लूज़ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा चक्कराना शुरू हो गया। क्यों चक्कराना शुरू हो गया? क्योंकि मैक्सवेल जी ने क्या कहा, ठीक है, एक्चुअली ऑब्जेक्शन तो मैक्सवेल जी ने उठाया ना, ठीक है, रुदरफोर्ड जी के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो एनर्जी लूज़ करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, और उनके अनुसार जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो जब घूमेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और एक दिन वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तो नील बोहर जी उनको बिल्कुल चेतावनी, वो चैलेंज बोल रहे हैं कि वो एनर्जी लूज़ करेगा ही नहीं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वहाँ पे वो एनर्जी नहीं लॉस करने वाला है। अब ये क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि फर्स्ट के में 13 जूल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 जूल एनर्जी के मुताबिक ही घूमेगा, ठीक है, तो ना वो ज़्यादा कोई एनर्जी लॉस करेगा और ना ही कहीं से वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, मतलब चलो अभी अपन बात कर रहे हैं लॉस की, तो वो एनर्जी को लॉस नहीं कर रहा है। ये कैसे हुआ? तो नील बोहर जी ने किया भैया, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैक्सवेल भैया आपकी जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करती है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मतलब वो चीज़ें जो हम हमारे आसपास देख सकते हैं, उनके लिए बहुत सही है। न्यूटन जी भी जो थ्योरी देते हैं वो उनके लिए बहुत सही है, जो हम लोगों ने 9th में देखा था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बिल्कुल सही है, बट ये उन चीज़ों के लिए सही है, ठीक है, जो मौजूद हैं, ऑलरेडी सालों साल से मौजूद है और उस चीज़ को अपन देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो है ये चीज़ें माइक्रोस्कोप वाली है, मतलब कि छोटी चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों पर, ठीक है, बड़े वाले लॉस कैसे लगा रहे हो, ठीक है, इन छोटी चीज़ों पर आप अपने जो क्लासिकल थियरी से वो कैसे लगा रहे हो। क्लासिकल मतलब क्या होता है? क्लासिकल मतलब कि पुरानी, ठीक है, ट्रेडिशनल में जब जो थियरी आई थी और सबने उसको मान लिया था, उसको हम लोग अभी भी, ठीक है, अभी भी हम लोग उसको वैलिड मानते हैं, दैट इज़ द क्लासिकल। गलत नहीं है वो, ठीक है, बट जब आपका जनरेशन चेंज होता है, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नई नई स्टडी आती है, तो आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सोच क्या होगा, आप वहाँ पे वो जो पुरानी सोच है वो नए वाले पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज आप समझो कि आज से 60 साल पहले, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे वो जिस तरीके से खाते थे, जिस तरीके से पहनावा पहनते थे, क्या आज हम वो चीज़ करेंगे? एप्लीकेबल ही नहीं होगी ना, अभी हम वो चीज़ करनी नहीं वाले हैं, ठीक है। अभी हमारा रहन सहन जो है वो अलग हो गया, पहले का बहुत अलग था, तो सिमिलरली उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा भैया? तो यहाँ पे लगेगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली ये जो पूरी थियोरी है जो नील बोहर जी बता रहे हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। आया बेटा समझ में? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। और इसके हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी शादी हो गई है ये के ऑर्बिट के साथ, ठीक है। तो ये तो भाई बंध गया बेटा, ठीक है, ये बंध गया। अभी ये बंधन से तो कोई छुटकारा नहीं है, ठीक है। ये बंधन जन्मों जन्मों का बंधन है, यहाँ से नहीं छूट सकते हैं। तो इसके लिए जो भी एनर्जी उस ऑर्बिट में होगी, उनको वही एनर्जी से रिवॉल्व करना पड़ेगा। बात आई समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली दिस एनर्जी इज नोन एज अ क्वांटाइज्ड एनर्जी, ओके। दिस एनर्जी इज बेसिकली इज नोन एज क्वांटाइज्ड एनर्जी, ठीक है। छोटी सी एनर्जीज को लेकर वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इतना पॉइंट समझ आया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है। ये सारे मैं आपको बता रही पोस्टुलेट है ना, मैंने शायद हेडिंग नहीं दी, हाँ, मतलब बहुत से एटॉमिक मॉडल, पर ये उनके पोस्टुलेट्स हैं। और एनसीईआरटी में, एग्ज़ाम में, जेईई, ठीक है, इन सब में ये वाली थियोरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको 12th में भी फिज़िक्स में एक चैप्टर है,
एटम करके, उसमें भी बोहर का पूरा ये थियोरेटिकल फॉर्म है वहाँ पे। तो अगर आपने अभी यहाँ पे अच्छे समझ लिया तो आपका 12th वाला वो भी चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से समझो इसको मैं क्या कह रही हूँ। दीज आर द पोस्टुलेट्स गिवन बाय द नील बोहर। ओके, चलो तो अभी बात करते हैं 4th नंबर की। सो 4th में ऐसा कह रहा है दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन absorbs or emits energy, it transfers to another energy level। ठीक है, देखो अब बेसिकली इसका मतलब क्या है। अब बोहर जी ने बोला कि जब अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे जब वो घूमेगा, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और एमिट भी नहीं करेगा रेडिएशंस को, मतलब एनर्जी को, वो बात ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर मान लो कि करता है, ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, इसका मतलब कि इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ गई। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के पास 1.5 जूल जितनी एनर्जी है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा हो गई ना। ठीक है, ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि उसको वहाँ से भागना पड़ेगा। ठीक है, उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा और उसको नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाना होगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ क्या बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि जब, ठीक है, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये मैंने एब्जॉर्प्शन की मैं बताया कि वो अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इनकेस कर रहा है, तो उसको उस ऑर्बिट से रिश्ता जो है वो तोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने भी आपको क्या बताया इसके पहले में कि भाई उनकी शादी हो गई। ठीक है, थर्ड पोर्शन मैंने क्या बताया कि उनकी शादी हो गई, अब तो वो उसी, ठीक है, जीवन साथी के साथ उसी ऑर्बिट के साथ रहेंगे। बट अगर, ठीक है, कहीं पे कोई और पसंद आने लगा, ओके, शादी तो होगी बट करे क्या, अभी वही पसंद आ रही है हमको, तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि भाई अब इससे रिश्ता तोड़ेंगे तभी तो उसके पास जा पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट से, ठीक है, एम वाले से रिश्ता तोड़ देगा और एन वाले के पास चला जाएगा, और फिर एन वाले की जो एनर्जी होगी वो उसी एनर्जी पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और उसको कभी लगे कि अरे यार बड़ी गलती हो गई, गलत डिसीजन ले लिया मैंने ज़िंदगी का, ठीक है, मैं एन के पास चला गया, एम सही था, मज़ा आ रहा था एम के पास, ठीक है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, वो एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, मतलब कि उसके साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और फिर से वो एम के पास आ सकता है। बात आई समझ में? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोलने का मतलब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज को एमिट और एब्जॉर्ब तभी करेंगे जब उनको ऑर्बिट्स को शफल करना हो, मतलब उनको ऑर्बिट्स चेंज करनी हो। अगर चेंज नहीं करनी है तो वो उसी ऑर्बिट्स पे घूमते रहेंगे। बात आई समझ में? क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इस चीज़ का, ये तो अपन मजाक में बोल रहे हैं कि तलाक देना, शादी करना, बट एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंट बहुत है आगे ही पूरी थियोरी में, तो पॉइंट को ध्यान देना। ठीक है, मैं तो दोबारा बता रही हूँ। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट के हिसाब से तो नील बोहर ने कहा, वो बिल्कुल परफेक्ट कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी तो उसके पास रहेगी नहीं, ठीक है, उसके पास वही एनर्जी रहेगी जो ऑर्बिट की है और वो उसी ऑर्बिट की एनर्जी को लेकर घूमेगा। ठीक है, तो अच्छे से रिश्ता बन गया उनका। बट अगर उसने कहीं से भी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है या एनर्जी लॉस की है तो उसको अपना वो ऑर्बिट जो है वो लीव करना होगा। ओके, उसको अपना वो ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक ऑर्बिट ऊपर चला जाता है, एक या दो, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब अभी यूँ समझ के चलो कि वो दूसरे ऑर्बिट पे चला जाता है, और अगर वो एनर्जी लूज़ कर रहा है तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। बात समझ आई? ठीक है, देखो ये वाला आप मेरा देखो, तो समझो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और अगर वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से मतलब तभी ही, ठीक है, तभी ही वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब और लॉस कर सकते हैं जब उनको अपना ऑर्बिट चेंज करना हो। या तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की तो उनको कंपल्सरी अपना ऑर्बिट जो है वो लीव करके नेक्स्ट ऑर्बिट्स पे जंप करना होगा। बात क्लियर हुई? तो दैट इज़ अबाउट द फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है, नाउ एक और पोस्टुलेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, अब उस पोस्टुलेट में है क्या,
उस पोस्टुलेट में ये है कि ठीक है सर, हम आपकी बात तो सारी मान गए, एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सब समझ गए, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो बीच में ये खाली जगहें हैं वो कहाँ से आई, ठीक है। या तो फिर आप ये जो ऑर्बिट्स बना रहे हो या हमें बता रहे हो, उनका न्यूक्लियस से कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। बात समझ आ रही है? ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है, अब मैंने एक ऑर्बिट यहाँ बनाया है, ज़रूरी थोड़ी मैं यहाँ पे बनाऊँगी, मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियस से पहला ऑर्बिट कितनी दूरी पर होगा, न्यूक्लियस से दूसरा ऑर्बिट कितनी दूरी पर होगा, न्यूक्लियस से तीसरा ऑर्बिट कितनी दूरी पर होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जब ऑर्बिट्स बता रहे हो, क्योंकि आपने तो क्या बोला भौर जी, आपने तो ऐसा कहा ना भौर जी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फिक्स एनर्जी लेवल में घूमते रहेंगे, ठीक है। वो एनर्जी लेवल्स भी जो फिक्स्ड हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी एनर्जी रहेगी। हम आपकी सारी बात को एग्री करते हैं, बट हमें ये बता दो, ठीक है, हमें आप ये बता दो नील भौर जी कि ये जो ऑर्बिट्स होंगे वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होंगे, क्योंकि उसके बाद ही तो आप एनर्जीज को स्टेशनरी बता पाओगे ना कि फिक्स एनर्जी, वरना आप कैसे फिक्स बोल रहे हो, ठीक है। तो वो कुछ तो एक डिस्टेंस पे होना चाहिए, बात आई समझ में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस जो है वो हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो आइए अभी हम लिखते हैं कि क्या है इसका मतलब, क्या कह रहा है अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। तो क्या कह रहा है ये पोस्टुलेट, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स revolve only in those orbits in which their orbital angular momentum is the integral multiple of h by 2 पाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे इन विच देयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा किसका, h बाय 2 पाई। तो यहाँ पे h क्या है, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये तो पता ही है ना हम लोगों को, लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी बार देखा हुआ है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। ओके, अब मैम समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप, मैम को समझ नहीं आया, चलो वर्ड्स को तोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट से रिवॉल्व करेगा इन विच देयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h बाय 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि L की वैल्यू जो है वो h बाय 2 पाई होनी चाहिए, या तो फिर 2h बाय 2 पाई होनी चाहिए, या तो 3h बाय 2 पाई होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर 4h अपॉन 2 पाई, ऐसे ऐसे चलती जाएगी तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने ऐसा बोल दिया कि L की वैल्यू जो है वो 1.75 h बाय 2 पाई है, तो भाई साहब ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है। डेसिमल वगैरह नहीं आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6, ओके, नॉर्मल नंबर्स वो आएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप उन्हीं, ठीक है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, उसी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा जो h बाय 2 पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है, h बाय 2 पाई का मल्टीपल होगा। देखो अब h की वैल्यू मैंने बता दी, फिक्स होती है, 2 तो फिक्स ही है, पाई के वैल्यू 20.7 ना 3.14 ले लो, ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो एक वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, एक वैल्यू आएगी, तो वो उसी वैल्यू पे घूमेगा, या तो उसका डबल, या उसका ट्रिपल, या उसका चौपल समथिंग, ओके, 4 टाइम्स, ओके। तो उन्हीं जगह पे घूमेगा, उनके बीच में ना नहीं घूमने वाला। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस के बाद जो पहला ऑर्बिट होगा, ठीक है, पहला ऑर्बिट का वैल्यू कितना होगा, h अपॉन 2 पाई की अगर हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 6.626 इंटू 10⁻34
अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है, अगर अपन ये वैल्यूज लिख के सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना उस ई, ठीक है, उसी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेगा। बात आई समझ में? फिर इसका आप दुगना कर दो, 2 है तो उसका मल्टीप्लाई 2 कर लोगे तो फिर L पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 कर लोगे तो M पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कर लोगे तो N पे आ जाएगा। बात यदि समझ में आई? ठीक है, समझ में आई। पर मैम अभी तक ना हमें एंगुलर मोमेंट का मतलब नहीं समझ आया। हमें ये तो आपने समझा दिया कि वो एनर्जी लेवल कैसे निकालनी है और अपन वो चीज़ समझ गए, बट ये एंगुलर का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, मोमेंटम का मतलब देखें तो मोमेंटम हमने 9th में देखा था, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का सिंबल होता है P। ओके, तो P का क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। P इज़ व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब एटम में मास तो होता ही है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में मास तो है, भले अपन निगलेक्ट करते बट उसके बाद कुछ तो मास है और वो स्पीड में घूम भी रहा है, मतलब मोमेंटम तो है ही। बट किंतु परंतु ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। बात आ रही समझ में? वो सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है, सीधा सीधा नहीं जा रहा, सर्कल में जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ सर्कल में आएगी तो सीधी सी बात है उसके अंदर एंगल बनेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये हुआ अपना न्यूक्लियस और इसको अपन ऑर्बिट मान के चलते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है जो घूम रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली समझो कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहा है तो ये v विथ सम वेलोसिटी, तो बट ऑब्वियसली वो सेंटर को अपन देखेंगे ना कि न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो दूरी पे अपन ने बनाया है, अपन ये जो इतनी चर्चा की, हमने क्या चर्चा की कि न्यूक्लियस से ऑर्बिट्स कितना दूर होंगे, तो न्यूक्लियस इज अ सेंटर ना, ठीक है। तो अगर हम यूँ देखते हैं और इसको मैं यूँ ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बना? एंगल बना। देखो बेटा ये एंगल बना। अब बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल बन गया। अब आप लोगों ने फिजिक्स में चैप्टर किया होगा मोशन इन अ प्लेन, ऐसा करके कुछ चैप्टर होगा आपका, ठीक है, जिसके अंदर वो वेक्टर थ्योरम आपने किए होंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ, ठीक है, तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज़ द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, डायरेक्शन होता है। तो वो क्या होता है? वो होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। ओके, ये देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस और ये v मतलब मोमेंटम, मास तो हम कंसिडर करते ही हैं। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज़ नथिंग बट r, ओके, p की जगह m लिख दे। ओके, अब एंगल है और वेक्टर थीटा रहेगा तो साइन थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, अभी आपका फिजिक्स है, मैं इसमें फिजिक्स नहीं ऐड करने वाली हूँ। तो बेसिकली L की वैल्यू क्या हो जाएगी? mvr साइन 90। ओके, तो L इज इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया? mvr। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपन यहाँ पे जो ये लगा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू h/2π, दैट L इज इक्वल्स टू mvr इज इक्वल्स टू h/2π। तो बेसिकली हम लोग mvr इक्वल्स टू h/2π ले सकते हैं। बात आई समझ में? और यहाँ से एक और चीज़ निकल सकती है, देखो बेटा, यहाँ से अपन को रेडियस पता चल सकता है, ठीक है, r इज इक्वल्स टू, अगर मैं r को यहीं रहने दूँ और mv को नीचे ले लूँ तो h/2π mv। बात आई समझ में? ठीक है, तो वो भी आ सकता है, मास पता है, वेलोसिटी पता चल जाएगी तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि वो किस रेडियस पे घूम रही है, मतलब कि न्यूक्लियस से, ठीक है, कितनी दूरी पर होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस एक पॉइंट से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात आई समझ में? क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो छोटी बातें थी, अब लग रहा है कुछ दमदार, ठीक है, कुछ दमदार अपन पोस्टुलेट कर रहे हैं, और ये पोस्टुलेट ऐसा है। आई होप कि आपको ये इंटीग्रल मल्टीपल समझ में आ गया, ठीक है ना, h/2π की वैल्यूज़ के हिसाब से। अब ऐसा नहीं उनको सपना है उन्होंने बोला कि h/2π, ऐसा नहीं है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है, काफ़ी मशक्क़त की गई बोर जी के एक्सपेरिमेंट्स को लेके, उसके बाद ना ये सब पोस्टुलेट्स पे वाकई उतरे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने आंखें बंद करके सोची और आपको बता दी, ओके, सबके पीछे काफ़ी मेहनत लगी थी उनकी। तो वेल आई होप कि आपको ये पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो आप अपन ने फर्स्ट सेकंड तक लिख दिया था, ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दो इसको।